नमस्कार। हिंदी साहित्य के अध्येताओं, प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और हिंदी के अध्यापकों से यदि यह पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में वे किस लेखक की पुस्तक को अब तक पढ़ते आए हैं, पढ़ना पसंद करते हैं या पूर्ण इतिहास के रूप में स्वीकृत करते हैं, तो वे नाम लेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसको आज तक एक पूर्ण इतिहास के रूप में मान्यता प्राप्त है और अध्येताओं, विद्यार्थियों, प्रतिभागियों जो प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं हिंदी विषय लेकर, प्रोफेसर्स, शिक्षकों इत्यादि के मस्तिष्क में बैठा यह तथ्य है कि यह इतिहास अपने आप में एक पूर्ण इतिहास है, इस पर विवेचन का प्रश्न है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये जो इतिहास आया, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, ये वर्ष 1929 में आया। लेकिन तथ्य ये भी है कि 1929 में प्रकाशित होने से पूर्व यह इतिहास 1928 में हिंदी शब्द सागर इस में प्रकाशित हो चुका था भूमिका रूप में। हालांकि इसका पूर्ण रूप नहीं आया था, लेकिन इसमें इसका काफ़ी हिस्सा हिंदी शब्द सागर में प्रकाशित हो चुका था। अब इसका एक वर्ष का जो है समय था एक पुस्तक के प्रकाशित होने के लिए। 1929 में जब यह हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित आया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस इतिहास की जो भूमिका थी उसमें जो लिखा, वह मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में इस साहित्य के इतिहास की जो पुस्तक थी उसकी भूमिका में स्वीकार किया, लिखा नहीं, स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में, वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। दो चीज़ें, जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। आगे लिखते हैं शुक्ल जी, इसके लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभाव से क्षमा प्रार्थना है। यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी, इससे इसका जो रूप में रखना चाहता था वह इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। मैं पुनः आचार्य शुक्ल जी की पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी, इससे इसका जो रूप मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। वह भी कहा उन्होंने, इसका मतलब कुछ और भी चीज़ें थी जो इसमें रहीं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वयं 1929 में अपने इतिहास जो ये लिखा उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी भूमिका में स्वीकारा कि उनसे भूल से जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे रचनाकार रहे जिनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। प्रश्न ये था कि जब 1928 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह इतिहास छप चुका था, तो उस समय भी रामचंद्र शुक्ल जी को यह तथ्य पता था कि इसमें बहुत सारे लोग उनसे छूट गए हैं। 1929 में जब ये एक किताब के रूप में आया, तब उन्होंने लिखा कि मुझसे बहुत सारे लोग इसमें छूट गए हैं, गलती से ऐसा हो सकता है और छूट गए हों जल्दी में। लेकिन वह जल्दी क्या थी, इस विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ नहीं लिखा है। शायद वो जल्दी ये हो कि उनके इतिहास से पहले किसी और का इतिहास जो है वो प्रकाशित ना हो जाए। लेकिन इतना तो तय है कि
1929 में जब यह इतिहास एक पुस्तक के रूप में आया, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसके लेखक को भी यह पता था कि यह एक पूर्ण इतिहास नहीं है। अब इससे आगे हम चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो देहावसान हुआ वो हो गया 1941 में। 1941 के बाद 1951 में हिंदी साहित्य का इतिहास जो था उसका एक नव संस्करण प्रकाशित हुआ काशी नागरी प्रचारणी सभा से, और उसके जो प्रकाशन मंत्री थे उनका नाम था श्री सुधाकर पांडे। सुधाकर पांडे जी ने इस नए संस्करण में क्या लिखा, अब शुक्ल जी नहीं थे, उन्होंने लिखा इसका और अधिक संस्कार शुक्ल जी करना चाहते थे, पर उनके देहावसान के कारण यह कार्य स्थगित रह गया। हाँ, संवत 1999 की वर्तमान धारा के कतिपय कवियों का विवेचन इस इतिहास के पंजाब संस्करण से लेकर इसमें समाविष्ट जो है वो कर दिया गया है। यानी 1944 के आसपास का जो उन्होंने ली, पंजाब के कुछ कवियों को उसमें लिया और उनका जो योगदान था और उनका जो विवेचन था वो इस इतिहास में प्रस्तुत किया गया या इस इतिहास में समाविष्ट कर लिया गया। प्रश्न ये है कि जब ये इतिहास 1929 में आया था और 1929 के बाद 1941 तक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी जीवित रहे, इन वर्षों में जो भूल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से हुई थी, जिसके लिए उन्हें खेद भी था उसके प्रथम ही संस्करण में, उसका परिष्कार क्यों नहीं किया गया? यह शोधार्थियों के लिए एक जो है वो विषय हो सकता है। अब सबसे अच्छी स्थिति आती है और जिसमें एक इतिहास के अन्य लेखक ने, डॉक्टर नागेंद्र ने 1973 में जब डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आया तो उसकी पूर्व पीठिका में डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका इतिहास ही कदाचित अपने विषय का पहला ग्रंथ है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टि, ध्यान रखिए शुक्ल जी ने खुद कहा कि मुझसे भूल हुई है जब उसके प्रकाशन के समय ही, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र 1973 में शुक्ल जी को बचाते हुए लिखते हैं जिसमें अत्यंत सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टि, विकसित दृष्टिकोण, स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण और प्रामाणिक निष्कर्षों का सन्निवेश मिलता है। ये उन्होंने डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा। डॉक्टर नगेंद्र जब ये लिखते हैं कि व्यापक दृष्टि है उसमें, डॉक्टर नगेंद्र जब ये लिखते हैं कि विकसित दृष्टिकोण है आचार्य शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो हमें उस समय स्मरण कर लेना चाहिए कि स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में, पुनः दोहराता हूँ, लिखा था कि वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में या भूल में छूट गए होंगे। इसके लिए उनसे और उनसे भी जो उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित हैं महानुभावों से मैं क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। ये उन्होंने लिखा। लेकिन नगेंद्र 1973 में लिख रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र कि यह इतिहास तो बड़ा विकसित था, यह स्पष्ट विवेचन विश्लेषण था और यह जो है प्रामाणिक निष्कर्षों पर आधारित था। यहाँ तक तो डॉक्टर नगेंद्र की डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के प्रति श्रद्धा समझ में आती है, लेकिन इसके बाद जो वो तर्क देते हैं उसकी संगतता जो है वो समझ में नहीं आती है। डॉक्टर नगेंद्र पूर्व पीठिका में लिखते हैं 1973 में अपने साहित्य के इतिहास में कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके द्वारा यानी शुक्ल जी के द्वारा इतिहास की रचना उस समय हुई जब हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य अज्ञात, लुप्त एवं अप्रकाशित अवस्था में पड़ा था तथा उसका प्रामाणिक अध्ययन विश्लेषण नहीं हो पाया था। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के समय तो हिंदी अनुसंधान का आरंभ मात्र ही हो पाया था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि सन 1929 तक सारे हिंदी जगत में लिखे गए शोध प्रबंधों की संख्या 3-4 से अधिक नहीं थी।
अगर डॉक्टर नगेंद्र ये लिखते हैं कि बहुत सारा साहित्य अज्ञात था 1929 तक, जबकि ऐसा नहीं था, और वो ये भी लिखते हैं कि 1929 तक क्योंकि पीएचडीज जो हैं वो बहुत अधिक नहीं हो पाई थी, 1929 तक जो है बहुत सारा साहित्य जो है वो आया ही नहीं था, बहुत सारा साहित्य लिखा ही नहीं गया था और बहुत सारे शोध कार्य नहीं हुए थे। तो इतिहास लेखन की पुस्तक के लिए पीएचडी के शोध ग्रंथों की आवश्यकताएं नहीं थी। जब हम इतिहास का लेखन करते हैं तो हम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि हम उपलब्ध तथ्यों तक स्वयं जाते हैं। तथ्य उपलब्ध हों तब हम इतिहास लेखन करेंगे, ये बात समझ से परे है। हमें शोध के लिए, हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के लिए या किसी भी इतिहास लेखन के लिए उन तथ्यों तक स्वयं पहुंचना होता है जो तथ्य अपने स्थान पर उपलब्ध होते हैं। यहाँ आकर यह बात स्पष्ट होती है कि आज जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विभिन्न विश्वविद्यालयों की कक्षाओं के हेतु संस्तुति किया गया है, या जिसको बीए एमए हिंदी करने वाले, पीएचडी करने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं, या जिनको प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागी जो होते हैं, या जो इच्छुक प्रतिभागी होते हैं वो पढ़ते हैं, वो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्वयं शुक्ल जी के शब्दों में पूर्ण नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि यह तो सही है और नगेंद्र जी ने यह स्वीकारा, 1973 में भी स्वीकारा, उसके बाद जो संस्करण आए डॉक्टर नगेंद्र के उनमें भी स्वीकारा कि भाई आज तक भी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो पूर्ण उपलब्ध नहीं है, लेकिन और जो उपलब्ध है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। तो हम श्रेष्ठता से परे हम ये माने कि जितने व्यापक रूप में वो लिख सकते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपना हिंदी साहित्य का इतिहास, वो उन्होंने लिखा, लेकिन लिखते हुए और उसके प्रकाशन के समय भी उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरे हिंदी साहित्य के इतिहास में इसमें बहुत सारी चीज़ें आने से रही हैं, बहुत सारे प्रदेशों के रचनाकार आने से रहे हैं, और उन्होंने ये बात अपनी भूमिका में भी स्वीकारी। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो यह एक बड़े तथ्य की बात है कि आज 4 अक्टूबर को परम आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था, और ये भी एक तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है हिंदी साहित्य का, वो अभी तक जो पाठक हैं उनके समक्ष एक आदर्श इतिहास के रूप में उपस्थित तो है ही, और इस पर किसी को विवाद नहीं है। मूल बात यह है कि वह इतिहास पूर्ण इतिहास है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और इस बारे में बहुत सारे जो शोध पत्र हैं, कम से कम 5 या 6 शोध पत्र स्वयं मेरे आ चुके हैं, जिसमें से एक शोध पत्र हिंदी साहित्य का उत्तराधुनिक युग जो है वो सम्मेलन पत्रिका जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की, उसमें भी छप चुका है। तो जब भी हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें तो हम ये मान कर पढ़ें कि 1929 में यह इतिहास अपने आप में एक प्रबल इतिहास था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने समेटी। परंतु यह भी याद रखें कि स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह भी स्वीकारा कि उनसे बहुत सारी चीज़ें इसमें समावेशित करने से रह गई हैं, और उसके लिए जो लोग बीए एमए हिंदी या पीएचडी या प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो जब हिंदी साहित्य के इतिहास की पड़ताल करें तो इस इतिहास विशेष के साथ साथ जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उत्कृष्ट शोध छप रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर, उनके बारे में भी, उन तक भी जाने का वे प्रयास करें, ताकि हमारे सामने एक समग्र भूमिका जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की वो उपस्थित हो और समग्र सामग्री हमें मिल सके। आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जयंती है,
यह वीडियो उनकी किसी कमी को बताने के लिए नहीं था, बल्कि उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए है कि उन्होंने हमें हिंदी साहित्य का एक आधारभूत इतिहास जो है वो प्रदान किया। लेकिन यह उनका बड़प्पन था कि उन्होंने स्वयं यह लिखा कि यह इतिहास पूर्ण नहीं है, जो हम लोगों के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए एक चुनौती है, और हम एक ऐसे इतिहास के निर्माण की ओर जा सकते हैं, या कम से कम उन तथ्यों की ओर पहुंच सकते हैं जिनको छूने से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रह गए थे। पुनः आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रति नमन एवं श्रद्धांजलि। फिर मिलते हैं किसी और जानकारी परक वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।